हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं कौटिल्य पब्लिकेशन की रामबाण बुक का फुल डिटेल सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव बुक है ये, और इससे पहले की क्लासों में हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं। आज चौथा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डिस्त्र धारा थ्योरी, डीसी थ्योरी या डीसी डिस्ट धारा सिद्धांत, डीसी थ्योरी या डिस्ट धारा सिद्धांत हिंदी में कहें तो। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में तीनों चैप्टर आपको हल करा दिए गए हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे चौथा चैप्टर हल, और क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं तो इसीलिए क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है। तो चलिए एक बार सभी साथी कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी हैं तो न्यूमेरिकल कॉपी पेन से ही करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को आप देखते रहिए तो इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो पहली बार भी तैयारी हो जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। मैंने उन भाई की बात को पूरी तरह मान लिया है जिन्होंने कहा था कि आप कुछ ऐसा करिए सर कि आंसर इनके नहीं दिख पाएँ, केवल विकल्प ही विकल्प दिखें। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, डीसी आपूर्ति का अनुप्रयोग चुनें। मतलब इनमें से कोई एक विकल्प ऐसा है जिसमें केवल डीसी आपूर्ति का ही प्रयोग किया जाता है, डीसी सप्लाई का ही प्रयोग किया जाता है, बाकियों में एसी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। देखो तो स्ट्रीट लाइट है, जो रोड के किनारे लाइटें लगी होती हैं उसमें एसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर, जिसको हम साधारण भाषा में फ्रिज कहते हैं, फ्रिज में भी एसी का प्रयोग किया जाता है। डिश वॉशर, इसमें भी एसी का प्रयोग किया जाता है। फैन में भी एसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्पेशली बैटरी चार्जिंग में हम डीसी का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बैटरी चार्जिंग के लिए हम डीसी सप्लाई का प्रयोग करते हैं। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होने से स्पीड थोड़ा तेज रहेगी। तो अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ, जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि इस पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई विभव ऊर्जा नहीं होती, तो यह कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? तो यह जो ऊर्जा है वो कहलाती है शून्य ऊर्जा। शून्य ऊर्जा अवस्था। शून्य ऊर्जा अवस्था क्या होती है? तो ये देख लीजिए, डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है। जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि इस पर ऊर्जा कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई विभव ऊर्जा नहीं होती, तो ये शून्य ऊर्जा अवस्था कहलाती है। एवं E बराबर क्यू बी, यदि B बराबर 0 होगा तो E बराबर भी 0 होगा इस समीकरण से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित आरेख क्या दर्शाता है? ये एक चित्र दिखाया है। यूपी आरबीएनएल 14 जुलाई को ये प्रश्न पूछा गया था। यूपी आरबीएनएल में 14 जुलाई 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, ये यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इन्होंने पूछा है कि ये किसका चित्र है। चित्र किसका है? विकल्प ये है। क्या ये एक सर्किट है, एक नेटवर्क है जिसका निकट पथ है, दूसरा है एक नेटवर्क है जो एक सर्किट है, और अगला विकल्प है, डी विकल्प है, एक नेटवर्क जो सर्किट नहीं है। देखो, सर्किट बोलते हैं उसको जिसमें पथ कंप्लीट हो। पथ कंप्लीट हो मतलब एक स्थान से प्रारंभ होकर सप्लाई दूसरे स्थान तक वापस आ जाए। जबकि देखो, इसमें सप्लाई यहाँ से प्रारंभ होगी, वापस यहाँ तक नहीं आ पाएगी। वापस इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये बीच में ब्रेक है। तो ये एक नेटवर्क कहलाएगा, ना कि एक सर्किट। ठीक है, सर्किट किसको बोलते हैं? जिसमें ये सर्किट कंप्लीट हो। कंप्लीट होता है, एक क्लोज पथ होता तो इसको सर्किट बोलते हैं हम। पर ये ओपन है यहाँ से, इसलिए इसको सर्किट नहीं बोलेंगे। ये क्या है? तो ये है एक नेटवर्क है जो कि सर्किट नहीं है। यूपी आरबीएनएल TG2। आरबीएनएल के एग्जाम में ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपको थ्योरी में ही फंसा देते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। डीसी परिपथ का शक्ति घटक सदैव। डीसी परिपथ का शक्ति घटक, शक्ति घटक समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। डीसी परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, इन्होंने पूछा है आपसे। तो डीसी परिपथ का पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। पावर फैक्टर होता क्या है? पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर को हम कॉस फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कॉस फाई। पावर फैक्टर को डिनोट करते हैं हम कॉस फाई से। कॉस फाई से कॉस फाई बराबर होता है R/Z। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, डीसी परिपथ का शक्ति घटक
सदैव एक रहता है, क्योंकि इसमें इंडक्टिव व कैपेसिटिव भाग क्या होता है, शून्य होता है, तो प्रतिबाधा का मान भी एक होता है, cos फाई बराबर आर बाई जेड। डीसी के लिए आवृत्ति का मान भी 0 होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखकर आवेश की इकाई मत लगा दीजिएगा, या वोल्ट यहाँ देख के वोल्टेज की इकाई मत लगा दीजिएगा, बहुत जल्दी गलत होता है ये प्रश्न। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर। देखो, कार्य अगर आपने पढ़ा हो तो कार्य बराबर होता है डब्लू, और इसका सूत्र होता है एफ इंटू डी। तो न्यूटन, देखो एफ जो है बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। और डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ऐसे आया ये न्यूटन मीटर। और डब्लू कार्य, न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल। इन्होंने पूछा है न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। विकल्प नंबर 6 का डी नंबर प्रश्न, डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रत्यक्ष धारा के मामले में। प्रत्यक्ष धारा मतलब डीसी सप्लाई। ठीक है, समय के साथ करंट के परिमाण और दिशा में परिवर्तन होता है, ये तो एसी में होता है। डीसी में समय के साथ करंट के मान और दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी कुछ हमने परिभाषा पढ़ी है डीसी की। विद्युत धारा का परिमाण स्थिर रहता है, समय के साथ करंट के परिमाण में परिवर्तन, धारा के परिमाण और दिशा दोनों स्थिर रहते हैं। वही मैंने बताया कि वह धारा जिसमें धारा के परिमाण और दिशा स्थिर रहें डीसी धारा कहलाती है, और एसी धारा जिसमें समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों बदलते रहें वह एसी धारा कहलाती है। 7 नंबर प्रश्न हो गया। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पानी भरी बाल्टी, पानी भरी बाल्टी, या यहाँ पर और सही रहता लिखा हुआ, पानी से भरी हुई बाल्टी में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है? हाँ, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई किस किस्म की है। अगर पानी से भरी हुई बाल्टी में सप्लाई के दोनों तार डालेंगे और उन दोनों तारों के पास अगर बुलबुले उठ रहे हैं तो ये डीसी सप्लाई की पहचान है। कौन सी सप्लाई की? डीसी सप्लाई की। अगला 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। डीसी परपथ के लिए प्रयोग किए जाने वाले न्यूटन ताल का रंग कौन सा होता है? जो डीसी परपथ में हम प्रयोग करते हैं न्यूट्रल वायर, उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है नीला। कैसा रंग होता है? नीला। जबकि एसी के लिए कैसा होता है न्यूट्रल वायर का रंग? एसी के लिए न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं भाई कितने भाई बता दें। ठीक है, तो डीसी के लिए याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। डीसी के लिए जो न्यूट्रल वायर होता है वो नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? नीले। अर्थ वायर का रंग हरा होता है। इसी में एक प्रश्न आपसे और पूछा गया है कि एसी के लिए न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है। ठीक है, और उसके लिए मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ कि इन्हीं 4 विकल्पों में से एक है वो। अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 50 वोल्ट डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। देखो, यहाँ पर दिया है 50 वोल्ट डीसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वह कितनी होगी? कितनी होगी? यहाँ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है ये 50 वोल्ट। अब आप मैथमेटिक्स का मतलब कोई सूत्र वगैरह लगाते रहेंगे, जबकि इन्होंने यहाँ पर कह दिया है डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया कि डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? 0। तो 0 यहाँ पर एक ही विकल्प में दिया है, 0 साइकिल पर सेकंड। विकल्प नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न हो गया। 11 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथों के एक पंक्ति वन लाइन आरेख का उपयोग विद्युत ऊर्जा के सारे स्रोतों को के लिए किया जाता है। देखो, मतलब जो वन लाइन डायग्राम खींचा जाता है वो किसके लिए खींचा जाता है? ताकि विद्युत ऊर्जा के सारे स्रोतों को पहचाना जा सके। वन लाइनर डायग्राम में मतलब ऐसे हमने ये वन लाइनर डायग्राम बनाया, इसमें यहाँ सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ इस प्रकार से कुछ कैपेसिटेंस लगा दिया, फिर आगे जाके इंडक्टेंस लगा दिया, तो हम सर्किट को पहचान सकें कि कैसा सर्किट है और उसमें क्या क्या लगा है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है, एक चर प्रतिरोध को वोल्टेज V के एक स्थिर वोल्टेज स्रोत के साथ जोड़ा गया है।
मतलब एक चर प्रतिरोध है और वोल्टेज बी के लिए एक स्थिर वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया है। प्रतिरोध का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आलेख विद्युत धारा आई और आर के बीच क्या दर्शाएगा, संबंध को दर्शाता है। देखो, जैसे जैसे धारा का मान, यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिरोध का भी मान बढ़ रहा है। दूसरे इस वाले विकल्प में दिख रहा है, इस वाले विकल्प में दिख रहा है कि जैसे जैसे धारा का मान तो बढ़ रहा है परंतु प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। इसमें देखिए, धारा का धारा का मान बढ़ रहा है, ये यहाँ रेजिस्टेंस का मान लो है, धारा का मान बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखिए धारा स्टार्ट ही कहाँ से हुई है, बहुत फिर डाउनफॉल होता आया है। इसका विकल्प जो बी सही हो जाएगा कि धारा का मान बढ़ेगा और प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटता जाएगा। इन्होंने वही कहा है, प्रतिरोध का मान धीरे धीरे बढ़ जाता है धारा का मान घटने पर। हाँ, ये मैं उल्टा बोल गया थोड़ा, धारा जैसे जैसे डाउनफॉल होती जाएगी प्रतिरोध का मान क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओम का सूत्र का पालन करता है। अगर ये प्रश्न आपने गलत कर दिया तो समझ लीजिए तैयारी करना छोड़ दीजिएगा। अगर ये प्रश्न आपने गलत कर दिया, 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है ओम का नियम का जो सूत्र है वो इनमें से कौन सा है। बस हम जानते हैं ओम का नियम, जैसे ही दिमाग में आता है तो जानते हैं हम बी बराबर आई आर। अब यहाँ पर देख लो बी बराबर आई आर कौन से में दिया है, तो यहाँ देखो, इसको देख के गलत मत कर देना। यहाँ पर दिया है आई बराबर बी आर, जबकि यहाँ पर सेम जैसा हमें चाहिए वैसा ही दिया है बी बराबर आई आर। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही हो जाएगा वो होगा विकल्प नंबर डी। कौन सा, विकल्प नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, स्थिर अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए, स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए क्या होता है। देखो, B बराबर होता है, हम जानते हैं आई आर। चूंकि दोनों एक तरफ हैं इसीलिए ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। आई आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम वैसे भी जानते हैं कि धारा प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब धारा का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है, या प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका 14 नंबर प्रश्न का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा नियम ये बताता है कि जब ताप नियत होता है तो डीसी बंद परिपथ में धारा आई और वोल्टेज बी समानुपाती होते हैं और ये प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम है ओम का नियम। ओम के नियम की हिंदी लैंग्वेज लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है ये, ओम के नियम की हिंदी लैंग्वेज है और कुछ भी नहीं है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओम का नियम देखो यहाँ पर दिया है, केवीएल केसीएल किस नियम पर आधारित है। इससे आधारित जब प्रश्न आएंगे तो वहां डिटेल में हम आपको बता देंगे। ओम का नियम अर्थात आई अनुक्रमानुपाती बी, ये किसके लिए लागू होता है। ओम का नियम लागू किसके लिए होता है ये पूछा है। देखो, एक स्थिर सुचालक धातु के लिए वैद्युत अपघट्ट, जहां इलेक्ट्रोड के किसी भी एक छोर पर प्रचुर मात्रा में गैसें उत्पन्न होती हैं। आर्क लैंप धातुएं जो विद्युत के प्रवाह के कारण गर्म हो जाती हैं। तो जो ओम का नियम लागू होता है वो सुचालक धातु पर लागू होता है। वैद्युत अपघट्ट के लिए, आर्क लैंप के लिए और वैद्युत धातुएं जो धातु के प्रवाह के कारण गर्म हो जाती हैं उन पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ओम के नियम की परिभाषा ही यहाँ पर दी है कि ये नियम उन्हीं पर लागू होगा जब ताप नियत हो और भौतिक अवस्थाएं समान रहें। इसमें क्या हो गया, इसमें तो टेम्परेचर चेंज हो गया। अगर ये वाला आपके जहन में पन्ना हो कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा, तो देखो इसमें क्या है, टेम्परेचर चेंज हो गया। गर्म करेंगे तो टेम्परेचर तो चेंज होगा ही। बी आई ग्राफ किसके लिए एक सीधी रेखा है। इन्होंने पूछा है वोल्टेज और आई धारा का जो ग्राफ है किसके लिए एक सीधी रेखा में प्रदर्शित होता है, तो ये होता है कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए। किसके लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए। इनमें जो विकल्प दिए हैं उनमें से कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए अगर बी आई ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसा होगा, सीधा होगा। जब कोई बिंदु परिपथ विवृत परिपथ हो तो वोल्टता होगी। विवृत का मतलब पता है क्या समझते हैं, विवृत का मतलब होता है ओपन। तो कह रहा है जब कोई विद्युत परिपथ मतलब कोई सर्किट ओपन सर्किट हो तो इसमें वोल्टेज का मान कितना होगा, वोल्टेज का मान अधिकतम होगा, क्योंकि उसके सिरों पर जो नापेंगे वो वोल्टेज सेम
वही वोल्टेज होगा जो अप्लाई सिरे पर होगी, ठीक है। हाँ, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा संबंध लीकेज विद्युत धारा की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है? लीकेज विद्युत धारा की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है I बराबर E/R। ये सूत्र है भाई, याद कर लीजिएगा। मुझे ये सूत्र याद है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। B/R में क्या है, यहाँ पर E है, बस इतना चेंजेस है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ओम का नियम किसके लिए सही है? अभी ये प्रश्न थोड़ी देर पहले पूछा गया था। देखो, गैर धात्विक चालकों के लिए सही किसके लिए? दूसरा विकल्प है आरेखिक उपकरणों के लिए, बदलते तापमान पर धातु चालकों के लिए, नियत तापमान पर। बाकी देखो, ये तो सारे वही विकल्प हैं, ये ऊपर वाले दोनों। यहाँ बदलते तापक्रम वाला ये भी वही विकल्प है। नियत ताप, हमने कहा था कि ओम के नियम के लिए भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आदि कांस्टेंट होने चाहिए, तो इसमें ताप कांस्टेंट है, इसीलिए ओम का नियम किसके लिए सही है? डी विकल्प के लिए। 20 नंबर प्रश्न हो गया। 21 नंबर प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट के मामले में वोल्टेज और धारा हो जाती हैं। शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाता है? ये तो हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट में धारा उच्च हो जाती है। तो देखो, धारा उच्च उच्च वाले विकल्प देख लो कौन कौन से हैं। एक तो इसमें उच्च है, और एक इसमें उच्च है, और इसमें इसमें भी उच्च है। तीन में असमान रूप से उच्च। तो बी वाला विकल्प तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 21 नंबर में बी वाला विकल्प तो होगा ही नहीं। देखो, वोल्टेज कितना होगा शॉर्ट सर्किट में, याद रखिए वोल्टेज का मान शून्य होता है। अब देखो शून्य कौन कौन से में, पहले शून्य, यहाँ भी शून्य पहले नहीं दिया है, यहाँ भी शून्य पहले नहीं दिया है। सी में है शून्य पहले, तो शून्य और असमान रूप से उच्च। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज शून्य हो जाता है और धारा एकदम से बढ़ जाती है। तभी तो हमारे घर में लगे हुए जो होम अप्लायंसेस होते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध तथा धारा के प्रवाह का मान क्रमशः क्या होता है? ओपन सर्किट में सर्किट का जो प्रतिरोध होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट के लिए सर्किट का प्रतिरोध अनंत हो जाता है। इसमें भी पहले पूछा है प्रतिरोध क्या होगा, तो जिस विकल्प में पहले अनंत आ रहा होगा वही विकल्प सही होगा। देखिए, इसमें बाद में अनंत आ रहा है तो ये तो गलत होगा। इसमें अनंत है ही नहीं, ये भी गलत होगा। इसमें भी अनंत नहीं है, ये भी गलत होगा। इसमें अनंत है और अनंत पहले भी आ रहा है, जीरो बाद में। मतलब इन्होंने पहले पूछा है प्रतिरोध क्या होगा ओपन सर्किट में, फिर धारा क्या होगी। जब प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? सी, जीरो। तो 22 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आवश्यकता है? जो सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनमें कौन सा उसकी आवश्यकता है? एमपीटीओ में पूछा गया है, रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज या पाथ। ये रेजिस्टेंस हो, उसमें करंट हो या ना हो, वोल्टेज हो या ना हो, लेकिन उसके लिए एक पाथ होना जरूरी है। धारा प्रवाह के लिए क्या जरूरी है? पाथ होना जरूरी है, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न अब हम देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का महत्वपूर्ण घटक कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, डायोड है, पर लेमिनेशन ये किसी भी सर्किट का इंपॉर्टेंट घटक नहीं है। लेमिनेशन तो मोबाइल पे कराई जाती है, हमारी मार्कशीटों पे कराई जाती है लेमिनेशन। ये लेमिनेशंस वही लिखा है, बस कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं है। 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है, लघु परपथ एक ऐसा सर्किट होता है। लघु परपथ मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जिसमें तार के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल होता है, जो केवल कम दूरी तक फैला होता है, जिसका प्रयोग प्रकाश मंद करने के लिए किया जाता है। मंद मतलब कम करने के लिए। जो धारा के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है, जो स्थिर विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जो धारा प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करे। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जो धारा प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करे। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न। बिजली माध्यम नियंत्रक और उपभोक्ता विद्युत उपकरण युक्त एक सर्किट को कहते हैं, एक सर्किट को क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट कहते हैं। और क्या कहते हैं? जो कंज्यूमर होता है उसमें, मतलब कंज्यूमर उपभोक्ता क्या करता है, उसके घर में जो विद्युत उपकरण लगे होते हैं उस सर्किट को क्या कहते हैं? तो उस सर्किट को एक क्लोज सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोतों से युक्त जाल क्या कहलाता है? मतलब यदि किसी सर्किट में एक से अधिक ईएमएफ सोर्स लगे हों तो उस सर्किट को क्या कहते हैं? उस सर्किट को कहते हैं सक्रिय जाल।
या फिर सक्रिय नेटवर्क। क्या कहते हैं? सक्रिय नेटवर्क। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय घटक नहीं है? बाकी सभी निष्क्रिय घटक हैं पर एक इनमें से निष्क्रिय घटक नहीं है। तो डायोड क्या है? निष्क्रिय घटक नहीं है। बाकी संधारित्र, प्रतिरोध और प्रेरक ये तीनों निष्क्रिय घटक के उदाहरण हैं। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखो निष्क्रिय घटक कौन सा है? संधारित्र, प्रेरक, प्रतिरोध जो पावर डिलीवर नहीं कर सकते, मतलब इनमें अपनी पावर कोई नहीं होती है, इनमें से पावर होकर गुजरती है, ये सारी चीजें हैं, पर इनमें अपनी कोई पावर नहीं होती है, इसीलिए ये निष्क्रिय घटक हैं। सक्रिय घटक जिनमें अपनी पावर होती है, जैसे डायोड है, बैटरी है, अर्धचालक युक्तियां, एससीआर, ट्रांजिस्टर, जो पावर डिलीवर करने में सक्षम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सक्रिय घटक कहलाते हैं। तो अब आ गया 29 नंबर प्रश्न, वह सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी दोनों दिशाओं में एक समान होती है। वह सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी दोनों दिशाओं में एक समान होती है वह क्या कहलाता है? तो देखो द्विदिशीय परिपथ कहलाएगा। द्विदिशीय से इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो एक ही दिया है, द्विपक्षीय सर्किट या फिर द्विदिशीय सर्किट। तो इसका 29 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो गया वो हो गया विकल्प नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चूंकि इस चैप्टर में प्रश्न ज्यादा है इसीलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है? मतलब इनमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो गतिशील एलिमेंट कहलाता है? बाकी क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। गतिशील तत्व कौन कौन सा है? तो देखो गतिशील तत्व कौन कौन सा है? देखो आर, एल, सी, बी और सी दोनों, ए और बी दोनों। तो जो गतिशील तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एल और सी तत्वों को गतिशील तत्व कहा जाता है क्योंकि इनमें धारा अथवा वोल्टेज के साथ इनके मान में परिवर्तन संभव है। ठीक है, इसीलिए बी और सी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, मतलब डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, एल और सी क्या होते हैं? गतिशील तत्व होते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता और साथ ही परिपथ प्रचालकों के मान विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के आधार पर बदलते रहते हैं। तो क्या है ये? द्विपक्षीय नेटवर्क, आरेखीय नेटवर्क या निष्क्रिय नेटवर्क या सक्रिय नेटवर्क? तो ये है आरेखिक नेटवर्क। आरेखिक नेटवर्क के बारे में जानिए। देखिए आरेखिक परिपथ एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है। क्या है? एक विद्युत नेटवर्क का प्रकार है जो अध्यारोपण के नियम का पालन नहीं करता है और साथ ही परिपथ प्रचालनों के मान के विभिन्न कारकों जैसे धारा, वोल्टेज इत्यादि के अनुसार बदलते रहते हैं। क्या होता रहता है? बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध किसका उदाहरण है? प्रतिरोध किसका उदाहरण है? द्विपक्षीय द्विपार्श्विक युक्ति या पार्श्विक घटक, सक्रिय घटक, निष्क्रिय घटक, ए और सी दोनों, एक पार्श्विक घटक। तो प्रतिरोध किसका उदाहरण है? ये है ए और सी दोनों। क्या है? ए और सी, मतलब ये द्विदिशीय घटक भी है और निष्क्रिय घटक भी है। क्योंकि देखो जैसे प्रतिरोध में अगर हमें धारा प्रवाहित करानी हो तो इस दिशा में भी हो जाएगी और इस दिशा में भी हो जाएगी, इस कारण तो हो गया ये द्विदिशीय। इसके अतिरिक्त निष्क्रिय घटक क्यों है? क्योंकि इसकी कोई अपनी पावर डिलीवर नहीं करता है, ये सोर्स द्वारा दी गई पावर को ही डिलीवर करता है। तो विकल्प नंबर सी, नहीं डी, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय घटक कौन से घटक होते हैं? निष्क्रिय घटक वह अवयव जो ऊर्जा का उपभोग करते हैं तथा लाइन का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता, निष्क्रिय घटक कहलाते हैं। प्रतिरोध क्या करता है? ऊर्जा का उपभोग ही तो करता है, ऊर्जा कंजप्ट करता है। संधारित्र, प्रेरक, ट्रांसफार्मर आदि। सक्रिय घटक कौन से हैं? वह विद्युतीय अवयव जो ऊर्जा उपयोग के साथ साथ ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा उपभोग के साथ साथ ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं, सक्रिय घटक कहलाते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। एक दिशीय घटक, एक डिवाइस जो केवल एक दिशा में कार्य करे, ठीक है, अर्थात एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता है, जैसे डायोड। द्विदिशीय घटक वह डिवाइस जो दोनों दिशा में कार्य करे और दोनों दिशा में धारा प्रवाहित कर सके, वह द्विपार्श्विक घटक कहलाते हैं। उदाहरण है प्रतिरोध। एक परिपथ जिसमें ना तो कोई ऊर्जा स्रोत है और ना ही कोई ईएमएफ स्रोत, तो इस प्रकार का सर्किट कैसा सर्किट कहलाएगा? मतलब उसमें कोई भी ईएमएफ स्रोत लगा है और ना कोई वोल्टेज स्रोत लगा है, तो इस प्रकार का सर्किट कैसा सर्किट कहलाएगा? ये कहलाएगा निष्क्रिय सर्किट। क्या कहलाएगा? निष्क्रिय सर्किट। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या है? तो 34 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय घटक है। हाँ, 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय घटक है। यहाँ डायक दिया है, मॉसफेट, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, एससीआर। बाकी सभी क्या है, ये सक्रिय घटक है, जबकि कैपेसिटर क्या बताया, निष्क्रिय घटक है। क्या है, निष्क्रिय घटक है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 35 नंबर प्रश्न। ओम का नियम के मध्य संबंध दर्शाता है। ओम का नियम हम जानते हैं, बी बराबर होता है आई आर। वोल्टेज, धारा और करंट, इनके बीच संबंध दर्शाएगा। तो इसमें कहाँ कहाँ दिया है, देखो, वोल्टेज का भार, प्रतिरोध और धारा। विकल्प नंबर सी में दिए हैं ये तीनों। तो ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है, वोल्टेज भार, वोल्टेज भार, प्रतिरोध और धारा के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओम के नियम में प्रयुक्त सूत्र है जो विभव, अंतर, धारा तथा प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाता है। इनमें ओम का नियम बताइए कौन सा है। ओम का नियम हम जानते हैं, बी बराबर होता है आई आर। बी बराबर होता है आई आर। तो देखो, ऐसा कहीं दिया है बी बराबर आई आर, तो कहीं लिखा नहीं है इसमें। अब क्या लिखा है, अब इसको हम आई बराबर बी अपॉन आर भी तो लिख सकते हैं, आई बराबर बी बटे आर। ऐसा कहीं दिया है, ऐसा दिया है, देखो, आई बराबर बी बटे आर। कहाँ दिया है, विकल्प नंबर डी में। तो 36 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रस्तुत चित्र में बी और आई की प्रवणता दर्शित दर्शाती है। क्या दर्शाती है, तो ये इस प्रकार का जो, अगर इस अक्ष पे बी ले लिया जाए और इस अक्ष पे आई ले लिया जाए और ऐसी सीधी रेखा बने तो इसको प्रतिरोध कहते हैं। और ये किसको दर्शाती है, प्रतिरोध को दर्शाती है। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। ओम के नियम के अनुसार जो विद्युत धारा होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वोल्टेज के। किसके, वोल्टेज के। 38 नंबर प्रश्न हो गया। 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न, ओम का नियम किसने दिया। ओम का नियम ओम ने दिया, बाकी किसी के नाम में ओम आ नहीं रहा है, तो किसने दिया, जॉर्ज साइमन ओम ने। यहाँ अल्बर्ट पॉल ओम नहीं है, ओम है, जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम भी जॉर्ज साइमन ओम है। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न, प्रतिरोध का के काम का सिद्धांत क्या है। प्रतिरोध जो कार्य करता है किसके नियम पर करता है, तो ये ओम के नियम पर काम करता है। क्या, प्रतिरोध। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी आकृति में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध ओम के नियम के अनुसार है। देखो, कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है भाई। तो कौन सी आकृति में, हमने बताया कि ये अगर इस अक्ष पे आई हो, इस अक्ष पे बी हो, तो ये सीधी रेखा बनती है। और ये किसका, किसको दर्शाती है, ये वोल्टेज नहीं है, प्रतिरोध को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम अनुसार, नियम हेतु सही संबंध बताइए। फिर वही, बी बराबर आई आर, कहीं लिखा है बी बराबर आई आर, नहीं लिखा है। तो आई बराबर बी अपॉन आर, ऐसा भी नहीं लिखा है। तो आर बराबर बी अपॉन आई लिखा होगा। आर बराबर बी अपॉन आई इसी सूत्र से निकलेगा। आर बराबर बी अपॉन आई मुझे दिख रहा है, कहाँ लिखा है, विकल्प नंबर ए में। तो 42 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार जब को स्थिर रखा जाता है तब धारा चालक के सिरे के विभवांतर के समानुपाती होती है। किसको स्थिर रखा जाता है, प्रतिरोध स्थिर रखा जाता है। तो धारा क्या होती है, चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। यूपी आरएनएल टीजी 2 15 जुलाई 2021 को ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ओम के नियम के अनुपातिकता का स्थिरांक क्या है। बस वही, बी बराबर आई आर पे कितने क्वेश्चन बना दिए इन्होंने, क्या है, प्रतिरोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ हिंदी में लिख दिया, पूछ रहे हैं गलत कौन सा है। हम जानते हैं बी अपॉन आई बराबर क्या आता है, आर। तो देखो यहाँ पर आई अपॉन बी बराबर नियतांक दिया है इन्होंने, मतलब आई अपॉन बी। गलत पूछा है, गलत कौन सा है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने पूछा है कि गलत कौन सा है, बाकी सभी सही है। देखो, यहाँ है धारा अपॉन विभवांतर बराबर नियतांक। इसमें दिया है विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक, ये तो मैंने आपको दिखाया ही यहाँ, ये तो सही है। जबकि विभवांतर बराबर होता है धारा इंटू प्रतिरोध, यहाँ से ये वाला सूत्र से बी बराबर आई आर। तो ये वाला तो यहाँ आ गया, अंग्रेजी में है, मतलब मैं यहाँ पे मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ इसको, और यहाँ पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। यहाँ पर भी वही है, यह है धारा बराबर प्रतिरोध गुणा विभवांतर। गलत कौन सा है ये पूछा है, तो डी विकल्प बिल्कुल गलत है। मतलब कि क्या आई बराबर ये होता है, वी आर, ऐसा तो नहीं होता है, तो इसीलिए गलत हो गया विकल्प नंबर डी। क्या हो गया, विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक ओमिक घटक का बीआई वक्र का आकार कैसा होता है? तो ये सीधी रेखा में होता है। कैसा होता है? सीधी रेखा में। ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इस एक्सिस पे बी ले लिया, इस एक्सिस पे आई ले लिया, और ये वाली लाइन अगर कुछ इस प्रकार है, इसको आर से प्रदर्शित करेंगे, तो ये कैसी रेखा है? ये वाली रेखा। ये रेखा कैसी है? एक सीधी रेखा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता? तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसें होती हैं, सेमीकंडक्टर युक्तियां होती हैं, वो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। ट्रांजिस्टर ओम के नियम का पालन नहीं करता। डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता। बल्ब का फिलामेंट, बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करता। एक ही चीज इनमें से ओम के नियम का पालन करती है, प्रतिरोध। बाकी ए, बी और सी तीनों ओम के नियम के पालन नहीं करती हैं। तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प नंबर ई। अब चलते हैं आगे, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या है? 48 नंबर डीएमआरसी में पूछा है कि ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ओम का नियम किस पर लागू होता है? गैर रैखिक परपथों पर, केवल डीसी परपथों पर, केवल एसी परपथों पर? एसी डीसी दोनों परपथों पर लागू होता है। एसी और डीसी दोनों परपथों पर लागू होता है। 49 नंबर, निम्नलिखित में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता? फिर वही, अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करते, थर्मिस्टर ओम के नियम का पालन नहीं करता, ट्रांजिस्टर ओम के नियम का पालन नहीं करता, वैक्यूम ट्यूब भी ओम के नियम का पालन नहीं करती। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये सब, मतलब विकल्प नंबर ई। 50 नंबर प्रश्न, प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा पर अविलंबित है। मतलब सर्किट में, मतलब प्रतिरोध में जो धारा बह रही है वो किसके अवलंबित है? तो प्रतिरोध के प्रयुक्त वोल्टता तथा ओमीय मूल्य पर। किस पर है? प्रतिरोध के प्रयुक्त वोल्टता और ओमीय मूल्य पर। 51 नंबर प्रश्न, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? एक्टिव डिवाइस इनमें से कौन सी है? एक्टिव डिवाइस बताया, जो अपने से पावर कंजप्ट करने के साथ साथ पावर को उत्सर्जन भी करती हैं। कौन सी होती हैं? ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया बी। किरचॉफ का वोल्टता नियम किसके साथ संबंध दर्शाता है? किरचॉफ का जो वोल्टता नियम है वो किसके साथ संबंध दर्शाता है? वोल्टेज ड्रॉप के साथ ही संबंध दर्शाएगा। किसके साथ? वोल्टेज ड्रॉप के साथ। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, किसी परपथ में किसी बंद पास के चारों ओर वोल्टता का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। ये मतलब किरचॉफ का जो सेकंड नियम है उसका कथन लिखा हुआ है कि किरचॉफ का सेकंड नियम कहता है समेसन ई बराबर समेसन आई आर, समेसन आई आर। ठीक है, ये चलिए आगे चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या है? 54 नंबर प्रश्न है, एक बंद परिपथ में ईएमएफ का बीजगणितीय योग परिपथ के प्रतिरोधों के विभव पात और बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसकी व्याख्या करता है? अभी तो बताया था किसकी व्याख्या करता है। ओम किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का पहला नियम क्या बताता है? संधि नियम, जिसको हम कहते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का लूप का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ये प्रश्न मैंने कई बार अपनी और क्लासों में भी पूछा है। किरचॉफ का जो लूप का नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? देखो इनको ऐसे याद कर लीजिएगा, के सी एल, दूसरा है के बी एल। किरचॉफ का पहला नियम है के सी एल, सी पहले आता है इसलिए सी वाला जो नियम है वो पहला नियम है, और बी बाद में आता है तो बी वाला नियम जो है वो दूसरा नियम है। सी से हम चार्ज भी लिख सकते हैं। चार्ज, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित। वी, बी मतलब बैरी, मैं बता रहा हूँ बैरी। बैरी को हम ऊर्जा कह सकते हैं कि ऊर्जा हम मतलब, वैसे बैरी मतलब बहुत होता है, ये मैं जानता हूँ। बैरी मतलब बहुत, कि राम इज ए वेरी गुड बॉय, मतलब राम एक बहुत अच्छा लड़का है, वैसे ही याद कर लीजिएगा। बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। बैरी मतलब बहुत, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा। बस इतना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा जैसे ही आपको याद करेंगे तो याद आ जाएगा ऊर्जा संरक्षण। तो केवीएल जो है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। जबकि केसीएल किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। सी फोर चार्ज, और चार्ज मतलब आवेश। तो केसीएल आवेश संरक्षण पर और केवीएल ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, एक बंद विद्युत परिपथ में आई आर वोल्टता का बीजगणितीय योग संकेत मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है?
ये किस पर निर्भर करता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये निर्भर करता है धारा के प्रवाह की दिशा पर। किस पर? धारा प्रवाह की दिशा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 57 नंबर प्रश्न। किरचॉफ के संधि नियम किस पर आधारित है? अभी तो बताया। संधि नियम मतलब के सी एल, सी मतलब चार्ज, चार्ज मतलब आवेश। तो किरचॉफ का संधि नियम जो है किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर। अगला प्रश्न देखते हैं, वह टर्मिनल जहां एक से अधिक शाखाएं मिलती हैं के रूप में जाना जाता है। ऐसा टर्मिनल जहां एक से ज्यादा शाखाएं मिले, उस टर्मिनल को किसके नाम से जानते हैं? नोड। क्या कहते हैं उसे? नोड। 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न की ओर आ गए हम। किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये बताया हमने, केसीएल है ये। तो ये किसका नियम है? यही पूछा है, इन्होंने पूछा है। बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। ये कथन निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है। यूपीपीसीएल टीजी 2, यूपीपीसीएल टीजी 2, एमपीटीओ, डीएमआरसी, टेक्निकल हेल्पर, हरियाणा लाइनमैन। कौन सा नियम है ये? किरचॉफ का करंट नियम। 59 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न, किरचॉफ का नियम वाले सर्किट पर लागू नहीं होता। किरचॉफ का जो लॉ है वो कौन से सर्किट पर लागू नहीं होता? 60 नंबर प्रश्न है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के जो सर्किट होते हैं उन पर किरचॉफ का लॉ लागू नहीं होता। किन पर लागू नहीं होता? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर वाले सर्किट पर किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता। मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह किसके द्वारा समझाया जाता है? जो मोटर परिपथ होते हैं उनमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा समझाया जाता है? तो किरचॉफ के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? किरचॉफ के नियम के अनुसार। किरचॉफ के नियम के अनुसार सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए, चारों विकल्प देख लीजिएगा और सही कथन चुन के हमको बताना। 62 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग। 62 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग, कर रहे हैं 62 नंबर प्रश्न। तो 62 नंबर प्रश्न में दिया है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार सही कथन चुनिए। देखो यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम तो लगेगा नहीं, यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम तो लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर इन सभी का जो योग अगर जिस समीकरण में बराबर बैठ जाए वही सही कथन होगा। तो यहाँ दिया है 2.5, 2.2, यहाँ दिया है 1.8। 2.2 2.2 और 1.1 को जब जोड़ेंगे, 8 को जब जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा। और इसमें 4 में से जब -4 घटेगा, क्योंकि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो कहता है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग शून्य होता है, या फिर संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से जाने वाली धाराओं के। तो आने वाली धारा को हम प्लस में लेते हैं, तो ये तो हो गई -2.2 और 1.8, 4। तो अब हमें -4 चाहिए तभी तो जीरो होगा। तो पहले ही विकल्प में 2.2 और 1.8 दिया है और इसको जाने वाली धारा 4 है, तो इसीलिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी को चेक करके देखेंगे। देखो 0.5 और 0.5 भी प्लस में है, ये 5 वोल्ट प्लस में है, यहाँ पर 10 एम्पियर एक्रॉस ए रेजिस्टेंस। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं कंफ्यूज करने वाले हैं। पहला विकल्प सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 63 नंबर प्रश्न, केवीएल किसके लिए लागू नहीं है? यहाँ पर दिखाया है कि केवीएल किसके लिए लागू नहीं है। एक मिनट, मैं इस पेज का दोबारा फोटो ले लेता हूँ कि ये ब्लर हो गया है ज़्यादा। 63 नंबर प्रश्न है कि केवीएल किसके लिए 63 नंबर प्रश्न है कि केवीएल किसके लिए लागू नहीं होता है? तो जो केवीएल नियम है वो अस्थिर चुंबकीय रूप से जुड़े परिपथों पर, मैग्नेटिक सर्किटों पर लागू नहीं होता है। विकल्प नंबर 1 दिया है रैखिक परिपथ, विकल्प नंबर 2 है द्विपक्षीय परिपथ, तीसरा आरएलसी परिपथ और चौथा है अस्थिर चुंबकीय रूप से जुड़े परिपथ। तो जो मैग्नेटिक सर्किट होते हैं उनमें केवीएल नियम लागू नहीं होता है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किरचॉफ का नियम संबंधित है धारा से, वोल्टता से, शक्ति से, धारा व वोल्टता दोनों से। तो किरचॉफ का जो नियम है
वो धारा और वोल्टेज दोनों से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे संबंधित है जानते हैं। देखो, किरचॉफ का नियम धारा तथा वोल्टता दोनों पर लागू होता है। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण, व किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण। ये मैंने केबीएल और केसीएल करके आपको बताया था कुछ ही देर पहले कि केसीएल मतलब सी मतलब चार्ज, ठीक है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित, और बी, यहाँ पर बी है तो बी से बैरी करके बताया था। बैरी मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा, तो बी वाला ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण, और सी वाला चार्ज मतलब आवेश संरक्षण। अगला है, एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परपथ घटक, एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परपथ घटक, जैसे यहाँ पर ये जैसे लिखा है, ये यहाँ पर ये कट गया है, ये लिखा है जैसे, जैसे प्रतिरोध संधारित्र प्रतिच्छेदन होता है, उसको किसके रूप में जाना जाता है। मतलब एक पॉइंट है जहाँ पर दो या दो से अधिक घटक जैसे प्रतिरोध संधारित्र प्रतिच्छेदन होता है जिनका, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। अगला है, देखो, एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परपथ घटक जैसे प्रतिरोध संधारित्र का प्रतिच्छेदन होता है उसे नोड कहते हैं। इस प्रकार से निर्मित नोड पर किरचॉफ का धारा नियम लागू होता है। साथ ही ये भी ज्ञात रहे कि ये नियम केवल आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। 66 नंबर प्रश्न है, विद्युत परपथ में वह बिंदु जहाँ दो या दो से अधिक तत्व एलिमेंटों का कॉमन कनेक्शन होता है उसे किस नियम से जाना जाता है। फिर वही दोबारा बोली गई है भाई बात, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? नोड। नोड को हिंदी में असंधि कहते हैं। फिर है 67 नंबर प्रश्न, किरचॉफ के नियम निम्न में से किस पर लागू होते हैं। किरचॉफ के जो नियम हैं किस पर लागू होते हैं। रेखिक परपथ एवं आरेखिक परपथ दोनों को किरचॉफ के नियम लागू हो जाते हैं। प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम 72 नंबर प्रश्न। देखो, इन्होंने कहा है कि आलेख में दिखाई गई विद्युत धारा आई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आई एक्स ये है, आई एक्स यहाँ से जा रही है, देखो आई एक्स यहाँ से जा रही है, आने वाली धारा 2 एम्पियर, आने वाली धारा 3 एम्पियर, आने वाली धारा 1 एम्पियर, जाने वाली धारा 2 एम्पियर। हम जानते हैं किसी भी संधि पर मिलने वाली जो धाराओं का योग होता है, हम जानते हैं किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली धाराएं कौन कौन सी है? दो, जोड़ लो, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, तीनों आने वाली हैं। तो कितना हो गया? 2 3 5 और 1 6। जा कितनी रही है यहाँ से? केवल 2 एम्पियर। तो इसमें कितनी जानी चाहिए? इसमें जानी चाहिए 4 एम्पियर, तभी तो बराबर होगा। तो 4 एम्पियर जिस विकल्प में आंसर हो वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी में 4 एम्पियर दिया है, तो 4 एम्पियर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इस आकृति में कौन सा संबंध किरचॉफ के विद्युत धारा के नियम की पुष्टि करता है। पहले ये आकृति देख लो, देखो I7 भी आ रही है, आने वाली धाराएं देख लो, I1 आ रही है, इसके अतिरिक्त I5 आ रही है। ये तीनों धाराएं तो एक साइड लिख लो, आने वाली धाराएं बराबर I1 प्लस I7 प्लस कौन सी धारा है? I5। ठीक, बाकी 4 धाराएं बची वो जाने वाली धाराएं हैं, तो बराबर में लिख लेंगे। कौन कौन सी है? I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I6। इस प्रकार से जो समीकरण बन रहा हो जिसमें I1 I7 I5 एक तरफ हो, वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो देखो कौन से प्रश्न में है। अच्छा, इन्होंने दूसरी तरह से दिखा दिया कि जाने वाली जो धाराएं हैं उनको माइनस से दिखा दिया और आने वाली धाराओं को प्लस से दिखा दिया है, और बस आंसर हो गया 0। देखो, जाने वाली धाराएं मैंने बताया था I2 I3 और I4, ये कौन सी हैं? जाने वाली धाराएं, और एक I6, ठीक है, इसके अतिरिक्त एक I8, ये सभी जाने वाली धाराएं, तो इनको माइनस से ले लिया और आने वाली धाराओं को किससे लिया है? प्लस से। I1 संधि पर आने वाली धारा है, I5 संधि पर आने वाली धारा है, I7 संधि पर आने वाली धारा है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किरचॉफ के नियमों और ओम के नियम के लिए परिपथों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
ओम का नियम और किरचॉफ का नियम दोनों का रेफरेंस एक साथ दे दिया है। देखो यहाँ पर ये है, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार परिपथ के संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इन्होंने कहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, जबकि ये कथन तो सत्य है। किरचॉफ का धारा नियम बताता है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, वैसा ही लिखा है। ओम का नियम किरचॉफ के नियम से अधिक व्यापक है। व्यापक का मतलब होता है ज्यादा, फैला हुआ है, ठीक है। तीसरा है ओम का मतलब तीसरा विकल्प है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार किसी भी संवृत विद्युत परिपथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ये दिया है। उसके बाद अगला है कि डी, किरचॉफ के नियमों का उपयोग विद्युत नेटवर्क को हल करने के लिए किया जाता है। अब देखो सही कौन कौन सा है, तब गलत अपने आप निकल के आ जाएगा। किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार परिपथ के संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, हम जानते हैं, ये सही है। किरचॉफ के नियमों का उपयोग विद्युत नेटवर्क को हल करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है, हम जानते हैं किरचॉफ के नेटवर्क नियमों का प्रयोग जो है किसी भी नेटवर्क को हल करने के लिए किया जाता है। विकल्प सही है उनको छांट रहे हैं हम, और उसके बाद जो गलत होगा वो अपने आप ही निकल आएगा। किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार परिपथ के संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, हम जानते हैं। लास्ट विकल्प जो दिया है गौर से देखिएगा, लास्ट विकल्प में दिया है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार किरचॉफ के नियमों का अनुप्रयोग विद्युत नेटवर्क को हल करने के लिए किया जाता है, ये और ये दोनों सही हैं। तो अब आंसर होगा बी नंबर या सी नंबर में से कोई सा। फिर दिया है सी, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार किसी भी समृद्ध विद्युत परिपथ में वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का जो केवीएल नियम है उसके अनुसार ये कथन भी सही है। बी कथन गलत है क्योंकि ओम का नियम किरचॉफ के नियम से अधिक व्यापक है। किरचॉफ का नियम ओम के नियम से अधिक व्यापक है, मतलब ओम का नियम जो है किरचॉफ के नियम से अधिक व्यापक है। तो ये वाला जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। और गलत होने के कारण ही यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इन्होंने इस प्रश्न में गलत कथन ही पूछा है, मतलब जो कथन सत्य नहीं है। ठीक, देखो किरचॉफ का नियम एक दिशीय, द्विदिशीय, सक्रिय, निष्क्रिय, रेखीय, आरेखीय परिपथ सभी में लागू होता है, परंतु ओम का नियम केवल सक्रिय रेखीय परिपथ में लागू होता है। अतः किरचॉफ का नियम और ओम के नियम से अधिक व्यापक है। विकल्प बी कथन सत्य नहीं है। अगर ये उल्टा लिखा होता ना यहाँ पर, मतलब यहाँ लिखा होता कि किरचॉफ का नियम ओम के नियम से अधिक व्यापक है, तब तो ये सही होता, लेकिन इसमें उल्टा लिख दिया, इसी कारण इसका ये सही आंसर है। सही है, क्योंकि इन्होंने सत्य कथन नहीं इन्होंने पूछा है कि इनमें से बताओ जो सत्य कथन नहीं है, यही कथन सत्य नहीं है। विकल्प नंबर बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो यहाँ 5 वोल्ट है, दोनों की दिशाएं सेम हैं। यहाँ 10 वोल्ट है, दोनों की दिशाएं सेम है, तो कह रहा है ये केवीएल का अनुसरण करता है, ये केसीएल का अनुसरण करता है, ये केसीएल का उल्लंघन करता है, ये केवीएल का उल्लंघन करता है। तो ये उल्लंघन किसका करता है, ये करता है केवीएल का, किरचॉफ के वोल्टेज नियम का। क्यों उल्लंघन करता है, क्योंकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे हम, प्लस से निकलते हुए माइनस की ओर लगाते हैं, ऐसे करके लगाएंगे। तो देखो अब हल करने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पर दिखाया है, लूप में किरचॉफ का वोल्टेज नियम जब लागू करेंगे तो जहाँ से निकलते हैं हम उसको माइनस में ले लेते हैं, माइनस, और यहाँ इस तरफ आएंगे ऐसे, तो ये प्लस में लेंगे, तो यहाँ पे आया प्लस, तो -5 और +10, ये तो जीरो हुआ नहीं, ये जीरो के इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये आकृति किरचॉफ के वोल्टेज नियम का उल्लंघन कर रही है। विद्युत वाहक बल के चिन्ह के निर्धारण के लिए गिरते विभव का मूल्य होना चाहिए, मतलब जहाँ पर वोल्टेज डाउन हो रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे या ऋणात्मक लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं क्यों होगा, देखो विद्युत वाहक के चिन्ह के निर्धारण के लिए गिरते विभव का मूल्य किसी चिन्ह से नहीं बल्कि दोनों छोर से कम मूल्य से दर्शाते हैं, अतः विकल्प डी पूर्णतः सही है। अगला है 10 वोल्ट बैटरी। एक सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के समांतर प्रतिरोध के साथ जुड़ी है। तो 5 वोल्ट प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा। सही बात है, सबसे पहले सर्किट बना लो। अगर तैयारी ज़्यादा नहीं की है
तो सर्किट बनाओ 3 ओम, फिर ऐसे ही दूसरा रेजिस्टेंस 5 ओम, फिर तीसरा रेजिस्टेंस 10 ओम और चौथा रेजिस्टेंस 20 ओम। सबको पैरेलल में जोड़ दो, सबको पैरेलल में जोड़ देंगे। ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया सभी को, और पैरेलल में जोड़ने के बाद फिर वोल्टेज देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है, फ़ोन पे ही हम समझाते हैं, इसीलिए बता रहे हैं। बल्कि आप इसको डीप से पढ़ेंगे ना तो अच्छे से आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि समांतर में क्या होता है, प्रतिरोध समान रहता है। इन्होंने समांतर में कर दिया, जब समांतर में कर दिया तो प्रतिरोध सेम रहेगा, और बैटरी जितने की लगाई है वो हर प्रतिरोध के एक्रॉस प्रतिरोध सेम नहीं रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। 10 ओम की इन्होंने बैटरी लगाई है, ये प्रत्येक प्रतिरोध के लिए सेम वोल्टेज रहेगा। ठीक है, अगर सीरीज में होता तो अलग अलग होता, इसीलिए विकल्प का आंसर हो जाएगा, प्रश्न का आंसर 77 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक 10 ओम प्रतिरोध को एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। उस 10 ओम के प्रतिरोध के आर पार वोल्टता कितनी होगी? अब इन्होंने ये तो बताया नहीं है कि श्रेणी में जोड़ा जाता है या फिर समांतर में जोड़ा जाता है। कोई बात नहीं, श्रेणी में ही जोड़ा जाएगा क्योंकि एक है। एक 10 ओम का प्रतिरोध है, ऐसे करके ये 10 ओम का प्रतिरोध है। एक 10 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, और सेल जो है वो 6 वोल्ट का है। ये 10 ओम का यहाँ पर प्रतिरोध लगा है। एक सेल है जिस वे वोल्टेज जिसका कितना है 6 वोल्ट। ठीक है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? इसका आंतरिक प्रतिरोध है 2 ओम। कितना? 2 ओम। सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 10 और 2 12। हम जानते हैं बी बराबर आई आर से। ठीक है, बी बराबर आई आर से हम जानते हैं, धारा निकाल लेंगे, धारा की मल्टीप्लाई फिर वोल्टेज से कर देंगे। वो धारा की मल्टीप्लाई उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस से कर देंगे तो करंट का मान, उसका वोल्टेज का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन में भी दिया है। ये इस प्रकार से कुछ चित्र बना है, हम चित्र नहीं बना पा रहे थे सही से, वही वजह मोबाइल पे कैसे बनाएं। देखो आई बराबर क्या हो जाता है, बी अपॉन आर। बी का मान 6 है, आर का मान टोटल 10 और 2 12 हो गया, तो धारा का मान निकल के आ गया 0.5। अब ये पूछ रहे हैं कि 10 ओम के जो रेजिस्टेंस लगा है उसके अक्रॉस वोल्टेज, तो 0.5 रेजिस्टेंस है और आर का मान 10 है, तो कितना होगा? 5। कितना होगा? 5 वोल्ट। यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया है, 5 एम्पियर नहीं 5 वोल्ट होगा। विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न है, यदि दो प्रतिरोध, देखो यहाँ सही से लिखा दिख नहीं रहा होगा, यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 एक वोल्टेज सोर्स V के टर्मिनलों के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और तो R2 के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? वोल्टेज डिवीजन वाला रूल यहाँ पे लगा देंगे। देखो दो प्रतिरोध हैं कुछ इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ये R1 है ये R2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 होगा। यहाँ से टोटल वोल्टेज V दिया गया है। इन्होंने पूछा है वोल्टता विभाजन प्रमेय। हमने बताया वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि जिस रेजिस्टेंस का हमको वोल्टेज ज्ञात करना हो, टोटल वोल्टेज इनटू उसका रेजिस्टेंस अपॉन नीचे दोनों का रेजिस्टेंस। प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ के लिए किरचॉफ के धारा नियम का कौन सा समीकरण सही होगा? इन्होंने पूछा है किरचॉफ के धारा नियम का कौन सा समीकरण सही होगा। समीकरण नंबर बी सही होगा। कैसे सही होगा ये देख लो। देखो ये ऊपर वाला चित्र दिया है कुछ, अब देखो b-10, इस पॉइंट को b मान लेंगे तो b-10 अपॉन R1, इसके बीच में R1 रेजिस्टेंस लगा है इसीलिए। ठीक है, दूसरे वाले को मानेंगे, यहाँ b ही है तो b/R2, ऐसे ही b/R3 बराबर 5 के बराबर होगा कि किसी संधि पर जाने वाली धाराएं संधि से जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। आने वाली धाराएं कितनी है? 5, और संधि पर जाने वाली धाराएं कितनी होंगी? ये इससे लगा लेंगे। चूंकि br2 ये जो वाली दी है, ये इसमें धारा 2 एम्पियर दी है तो इसका मान हमने 2 एम्पियर रख दिया यहाँ पर। जब 2 एम्पियर रख दिया तो टोटल कितना आ गया? 3। समीकरण को हल करने पर फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? कुछ इस प्रकार से समीकरण बनेगा।
जो कि विकल्प में उपलब्ध नहीं है, किंतु आयोग विकल्प बी को सही माना है। आयोग ने किसको सही माना था? विकल्प बी को, इस वाले विकल्प को सही माना था, जबकि ऐसा कोई समीकरण बन नहीं रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। आप सब न्यूमेरिकल ही प्रश्न है। 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। ये संयोजन 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी में 10 वोल्ट आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच जुड़ा है। परिपथ में धारा कितनी होगी? सर्किट बनाना आना चाहिए तुम्हें, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। 3 रेजिस्टेंस हैं, 6 ओम के समांतर में है, उनके अक्रॉस एक 3 ओम का जुड़ा हुआ है। तो तीनों 6 के हैं, तो ऐसे करके निकालेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। टोटल कितना हो गया? 3/6। ठीक है, जब आर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/3 मतलब 2। तो इन सभी रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया? 2। 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। कितना आ गया? 5। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान टोटल इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा है वो कितने ओम का हो गया? 5। और वोल्टेज का मान कितना है? 10। तो धारा कितनी होगी? 10/5 मतलब 2 एम्पियर। ठीक है, 10/5 मतलब 2 एम्पियर। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न। नीचे दिए गए आरेख में बिंदु ए और बी के बीच वोल्टेज का मान कितना है? यहाँ पर ए और बी के बीच वोल्टेज का मान पूछा है, कितना है? देखो, अगर ये सर्किट क्लोज होता तब तो इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता। जब सर्किट क्लोज ही नहीं है, ओपन है, तो वोल्टेज ड्रॉप कुछ होगा नहीं। यहाँ पर जितना वोल्टेज दिया है उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा। तो विकल्प का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिए गए आरेख में निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक किरचॉफ के वोल्टता नियम केवीएल का सही प्रतिनिधित्व करता है? केवीएल का सही प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऐसे करके सर्किट बनाओ। देखो, यहाँ से निकले तो 5 ओम, फिर -7 प्लस का वी एक्स बराबर 0। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए परिपथ में B1 का मान कितना होगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। इसके अक्रॉस B1 के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। देखो कैसे निकाला है, ज्ञात करना है B1। लूप नियम में किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार I बराबर कितनी होगी? 24/12। सब रेजिस्टेंस को जोड़ लो। सब रेजिस्टेंस देखो, 2 4 6 6 और 4, वो 2 और 4 6, 6 और 6 12, चूँकि 12 ओम टोटल प्रतिरोध हो गया। वोल्टेज का मान 24 है, 24/12 कितना हो गया? 2। तो 2 एम्पियर की धारा इन तीनों रेजिस्टेंस में ऐसे प्रवाहित हो रही होगी। यहाँ कैपेसिटर का सिंबल दे दिया है इन्होंने, वोल्टेज का सिंबल होना चाहिए, वो सेल का गलत बनाया है ये। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि किसके अक्रॉस B1 जो पहला वाला रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस धारा का मान कितना होगा? धारा नहीं, क्या पूछा है? वोल्टेज का मान कितना होगा? क्योंकि धारा इसके अक्रॉस आ गई 2 एम्पियर, और इसका करंट मतलब रेजिस्टेंस भी कितना है? 2। तो वोल्टेज कितना होगा? क्योंकि B बराबर IR होता है, तो वोल्टेज होगा 2 × 2 4 वोल्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न है। ए और जी के मध्य वोल्टेज ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधों के सभी मान ओम में हैं, देख लो, और वोल्टेज ज्ञात करो। मैं ये प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ही समझ के इसका आंसर बताना है। देखते हैं कितने लोग आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते हैं। ठीक, देख लीजिएगा एक बार और सही से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब सभी न्यूमेरिकल ही प्रश्न हैं, सभी प्रश्न न्यूमेरिकल हैं। दिए गए परपथ के लिए कौन सा विकल्प सही व्यंजक प्रस्तुत करता है? हाँ, सही। देखो, दोनों ये दोनों हो गए समांतर में, ये दोनों हो गए समांतर में। समांतर में रेजिस्टेंस कितना होता है? ये दोनों हो गए समांतर में। ठीक है, धारा डिवाइडेड रूल लगेगा इसमें। देखो, I2 का मान कितना होगा? I2 का मान होगा I × R1/R1 + R2। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 86 के बाद हो गया 87 नंबर प्रश्न। दिए गए आरेख का अध्ययन करें और 50 ओम वोल्ट बैटरी से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का ज्ञात करें। सभी प्रतिरोध ओम में है। देखो, इसमें से जो धारा निकल रही है उसको हमें ज्ञात करना है। अगर कहीं ऐसा इस प्रकार से चित्र दिया हो बना के, तो वो किस में होते हैं ये समझ लीजिएगा आप। 87 नंबर प्रश्न है। 87 नंबर प्रश्न है। ये तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के सापेक्ष समांतर में है। तो 3/3 के 3 हैं, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। इसका कितना है? 9 ओम। तो 9 + 1 ओम कितना हो गया? 10 ओम। ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध हो गया। बी का मान 50 दिया है, तो आई हमें निकालना है। तो 50/10 कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। कितना? 5 कितना?
5 एम्पियर। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 87 के बाद 88 नंबर प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही दिया है। निम्नलिखित परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा ज्ञात करो। ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10-10 ओम के दो रेजिस्टेंस लगे हैं। जब दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के समांतर में हो तो उनका कुल रेजिस्टेंस कितना आता है? आधा आता है। 10 का आधा कितना हो गया? 5। 5 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज का मान कितना है? 50। तो 5 से जब 50 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 एम्पियर। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला है बहुत बढ़िया। I1 10 एम्पियर है, I2 4 एम्पियर है, I3 3 एम्पियर है। तो इन्होंने दिया है ज्ञात। क्या करना है? ज्ञात भी तो कुछ करना है। अज्ञात विद्युत धारा ज्ञात करें। देखो ये यहाँ पर अज्ञात विद्युत धारा ज्ञात करें। यहाँ से ही समझना पड़ेगा इसको। चलो ये प्रश्न छोड़ते हैं, आपके लिए छोड़ दें। अगर नहीं हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे बता देना कि करवा दो, तो बता दिया जाएगा। ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए आरेख में बिंदु सी और डी के बीच वोल्टेज का मान कितना होगा? बिंदु सी और डी के बीच जो वोल्टेज होगा। ऐसे प्रश्नों में डरना नहीं है बिल्कुल। क्या करना है? टोटल इनका रेजिस्टेंस निकालो पहले तो सर्किट का। 3, 2, 5 और 1 6। कितना आ गया? 6। तो 12/6 मतलब 2 एम्पियर की धारा इस पूरे सर्किट में तीनों रेजिस्टेंस में होकर प्रवाहित हो रही है। अब कितने की? 2 एम्पियर की। इसके अक्रॉस क्या पूछा है इन्होंने? वोल्टेज। वोल्टेज कितना होता है? बी बराबर आई आर। आर का मान कितना है? 3। और वोल्टेज का मान कितना है? 3। और सॉरी, वोल्टेज का मान है 2। इसके अक्रॉस धारा का मान कितना है? 2 एम्पियर। और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है? 3। कभी कभी बोलने में हो जाता है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है लंबी, तो अभी नए हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने यूट्यूब पे पढ़ा लिया है। बाकी आपकी मदद ही कर रहे हैं, इसीलिए कभी कभी बोलने में हो जाता है। लिख सही रहे थे लेकिन बोल गलत रहे थे, तो अब बता रहे हैं कि इसमें जो धारा निकल के आई है वह कितनी है? 2 एम्पियर। धारा कितनी है? 2 एम्पियर। और प्रतिरोध इसका है 3 वोल्ट। तो 2 और 3 कितना हो गया? 6। तो इसका जो वोल्टेज होगा इस वाले का कितना होगा? 6। 6 इसमें से किसी विकल्प में दिया नहीं है, इसलिए इन्होंने शून्य दर्शा दिया है। कितना? शून्य। हाँ, हम तो भूल गए। हम सोच रहे थे ये इसको दर्शा रहे हैं ऐसे करके, मतलब इन्होंने ये दर्शाया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है? यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? शून्य। 91 नंबर प्रश्न है। दिए गए आरेख एक परिपथ दर्शाता है। BS2 बराबर 12 वोल्ट, BS1 बराबर 6 वोल्ट और BS3 बराबर 1 वोल्ट। तो B2 का मान क्या होगा? B2 प्लांट असिस्टेंट में आया है ये प्रश्न। देखो, जो कुल वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है? तीनों का योग होगा B1 प्लस AB प्लस B3। 12 बराबर होगा 6 प्लस 1 प्लस BAB। तो 12 में से जब 7 जाएंगे तो कितने वोल्ट आएगा? 5 वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट। ब्रिज नेटवर्क के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ब्रिज नेटवर्क में क्या होता है? आमने सामने की जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं उनका प्रतिरोध इनके बराबर हो जाए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। 10-15 की गुणा 150 होती है, जबकि 5 और 20 की गुणा 150 नहीं होती है। ऐसे ब्रिज नेटवर्क ये बन ही नहीं रहा है। ठीक है, करेंगे इसको फिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दी गई आकृति के तार में 1 एम्पीयर की धारा उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं विचलन कर रहे हैं और I1 और I2 को निर्धारण है। मतलब ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन दोनों में विपरीत दिशा में प्रवाहित कर विचलन कर रहे हैं, तो विपरीत में तो करेंगे। इधर अगर जा रहे हैं तो धारा माइनस में मान ली जाएगी और इधर जा रहे हैं तो धारा प्लस में मान ली जाएगी। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर है। 94 नंबर प्रश्न। दिए गए परिपथ में BM का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। वोल्टेज का मान कितना आएगा? -36। दिए गए परिपथ में धारा IM की गणना कीजिए। यहाँ पर धारा का मान पूछा है। यहाँ पर कुल धारा का मान पूछा है। ये सभी बोर्ड पर होंगे भाई प्रश्न, यहाँ समझाने में हम असक्षम है थोड़ा। जो समझाने लायक प्रश्न है, आसानी से समझ में आ जा रहे हैं, वो हम समझा देंगे। यहाँ पर क्या पूछा है? धारा का मान पूछा है। देखो, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 5। तो 120 को 5 से भाग कर दो, बस कुछ ना करना है। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24। तो दिया ही नहीं है इसमें, विद्युत धारा पूछी है इसने।
24 दिया ही नहीं है किसी भी विकल्प में। गलत है इसका आंसर, किताब में ही गलत दिया है। देखो, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा पूछी है, आंसर गलत नहीं दिया है, हमने गलत कर दिया था। इन्होंने पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होती है, हर एक प्रतिरोध में। पहले तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 5 वोल्ट, 5 ओम। धारा कितनी निकल के आएगी, 120 को 5 से भाग कर दो। 120 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 एम्पियर की धारा निकल के आएगी। कितनी, 24 ही एम्पियर आएगी। 97 नंबर प्रश्न है, प्रदत्त परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस सर्किट में धारा का मान ज्ञात करना है। पहले क्या करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल निकाल लेंगे। उसके बाद इनका जो पैरेलल आएगा उसके श्रेणी में इनको कर देंगे और फिर उसके बाद इसका मान निकाल लेंगे। तो मान कितना आएगा, विकल्प नंबर डी, वही इन्होंने यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज इस क्लास में केवल 100 ही प्रश्न कराऊंगा मैं। दिए गए चित्र के लिए वोल्टता बी ए बी, यहाँ पर वोल्टेज का मान पूछा है, बी ए बी का मान कितना होगा। वोल्टता क्या होगी, 16 वोल्ट आएगी। कैसे आएगी 16 वोल्ट, देख लो चित्र में। देखो, बिंदु बी पर केसीएल लगा रहे हैं। यहाँ पर केसीएल जब हम लगाएंगे तो 24 माइनस बी ए बी, इसको बी ए बी पॉइंट मान लिया, बटे 2। ऐसे ही बी ए बी माइनस 0 बटे कितने, 4। कौन सा, ये वाला प्रतिरोध आ गया, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स नहीं है। तो जब इनको हल करेंगे तो 96/6 आएगा, जो कितना होता है, 16। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 99 नंबर प्रश्न। दिए गए परिपथ में 470 वोल्ट से कितनी धारा प्रवाहित होगी। जो 470 ओम है उससे कितनी धारा प्रवाहित होगी। किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगा देंगे और फाइनली हल करके कितना आ जाएगा, I बराबर 19.19 मिलीमीटर। अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। इसके बाद आगे क्वेश्चन दूसरी क्लास में कराए जाएंगे। दिए गए परिपथ में आई एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर आई एक्स, ये वाली धारा, ये इस सर्किट में धारा का मान पूछा जा रहा है, कितना होगा। क्या लगाया, केवीएल लगाया, 3 + 1। देखो ये 3 चूंकि माइनस से धारा निकल रही है इसीलिए इन्होंने यहाँ पर प्लस में लिया है, यहाँ पर प्लस में ले लिया। फिर इसमें भी माइनस से धारा निकल रही है तो 1 को भी प्लस में ले लिया, माइनस से धारा निकल रही है तो 10 को भी इन्होंने प्लस में ले लिया, बराबर 0। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 4 + 10x बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 10 IX बराबर 4, IX बराबर -4/10, जिसको हम कह सकते हैं 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर या फिर -400 मिली एम्पियर। विकल्प ए सही है। तो अगली क्लास में करेंगे बाकी आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।